Hello everyone and welcome back to class 1. So today we are going to discuss our part C, which is cell cycle, differentiation, migration, apoptosis, which is called programmed cell death and necrosis, जिसके ब्रीफिंग के लिए भी आपको पूछा जा सकता है. क्लियर. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? फोटोसिंथेसिस. रिकॉल कर पा रहे हो? फोटोसिंथेसिस जिसमें हमने क्या क्या देखा था? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस, राइट. इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स देखे थे जिसका बॉस कौन था? अपना क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है या कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है? तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. क्लियर. फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो कि अपना लाइट रिएक्शंस में देख रहे थे, इसका हमने प्रोडक्ट्स क्या क्या देखे थे? तो ऑक्सीजन का इवॉल्व देखा था हमने, है ना. हाइड्रोलिसिस के कारण भी क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो देखा था. एटीपी का फॉर्मेशन देखा था एंड NADPH2 का फॉर्मेशन देखा था, NADPH, है ना. इसका भी हमने फॉर्मेशन देखा था, ठीक है, जो रिडक्शन से बन रहा था. क्लियर. या सुनो, इतनी चीज़ याद आ रही है. उसके बाद हमने डार्क रिएक्शन देखा था जिसमें हमारा फाइनली कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म हो रहा था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था C3 और C4 पाथवेज, ठीक है. C3 C4 पाथवेज जो डिफरेंट प्लांट्स में हो रहे थे, है ना. जो C3 थे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हो रहे थे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जिसमें मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट थी. क्लियर. वहीं हम बात करें C4 प्लांट्स की, तो ये कैसे थे? थोड़े से टॉलरेटिंग प्लांट्स थे, टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहे थे, है ना. जिसमें एक स्पेशल एनाटॉमी थी. कौन सी? लीफ में क्रैंज एनाटॉमी मिल रही थी इनके, है ना. क्रैंज एनाटॉमी में क्या पढ़ा था हमने? कहाँ पे थी ये? बंडल शीथ सेल्स में, राइट. बंडल शीथ सेल में थी ये. या सुनो, बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा था? जो गैसियस एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, है ना. तो क्या हो रहा था? इनसे रिलेटेड या इनसे लगे हुए जो अपने मीजोफिल सेल्स थे, मीजोफिल सेल्स क्या कर रहे थे? 4 कार्बन कंपाउंड को बना के भेज रहे थे. 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा था? तो यस, मैलेट हो रहा था. या सुनो, मैलेट फिर क्या हो रहा था? बंडल शीथ सेल में आके ये 3 कार्बन कंपाउंड में डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जा रहा था और CO2 को अगेन रिलीज कर रहा था. 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा रिलीज हो रहा था यहाँ पे? कौन सा फॉर्म हो रहा था? यस, पाइरुवेट, है ना. और ये पाइरुवेट अगेन कहाँ चला जाएगा? अपना मीजोफिल सेल्स में, ठीक है. और यहाँ पे इसको जो ऑक्सीजन, जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं था, वो इसने यहाँ पे फॉर्म कर लिया है. अब इसमें क्या होगा? ये रुबिस्को एंजाइम से कनेक्ट करके फिर क्या करेगा? फर्दर क्या करने लग जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने लग जाएगा. क्लियर है इतना? या सुनो, इसके अलावा भी मैंने एक और लेक्चर आपको डाला था यूरिया साइकिल का, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है, आपके मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड है, जो हम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में देखते हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है. वो थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने उसका एक अलग से लेक्चर डाला है, ठीक है. इतनी चीज़ क्लियर है. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा पार्ट 1 था. यस, रिकॉल आ रहा है या फिर सब गायब है? हाँ. सो पार्ट 1 में अपना क्या था? सेल सिग्नलिंग, जिसमें हमने डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज देखे थे, है ना. पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइंस, राइट. फिर मेटाबॉलिज्म देखा था हमने. क्लियर. फैट का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था या लिपिड मेटाबॉलिज्म था, उसमें कौन सा पाथवे देख रहे थे हम? यस, बीटा ऑक्सीडेशन, राइट, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है. ये सारी चीज़ें हो गई. सो लेट्स स्टार्टेड बाय आवर सेल साइकिल. क्लियर. अच्छा, किसी भी साइकिल को किसी भी सेल को डिवाइड होने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? सेल साइकिल की यहाँ पे नीड क्या आ रही है? यस, पहले तो आपको ये पता होगा कि जो सेल होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. कौन सा? उसके पास एबिलिटी होती है टू ग्रो एंड डिवाइड, है ना. ये तो हमें पता ही है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि वो ग्रो कर सकती है, डिवाइड कर सकती है. तभी तो एक यार ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है ना यार. सेल क्या है? लिविंग ही है ना. तो इसका ये कैरेक्टर है कि वो ग्रो भी कर सकती है, डिवाइड कर सकती है. अब भाई इसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सपोज़ आप चाइल्डहुड में चले जाओ अभी सब, है ना. सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तो आप वहीं के रहते हैं कि आप एक प्रॉपर ग्रोथ शो कर पाते? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था विदाउट ग्रो एंड डिवीजन, राइट. अब डिवीज़न की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? डिवीज़न की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है ताकि वो रीजनरेशन ताकि वो क्या कर सके? ग्रोथ कर सके, अपने प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर पाए. यस और नो. एक सेल से 2 सेल बना रहे हैं, फिर 2 सेल से 4 सेल्स बन रही हैं. यस और नो. तो ये डिवीज़न ऐसे ही चलता रहता है. यस और नो. वहीं हम बात करें कि किसी को इंजरी हो जाती है ना. आप में से किसी ना किसी को हुई होगी, है ना. सो इंजरी अगर होती है तो उस पर्टिकुलर जो पार्ट होता है हमारा, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों? यस, डैमेज हो जाता है. सो उस डैमेज को करेक्ट करने के लिए या उस इंजरी को हील करने के लिए क्या चलता है यहाँ पे? जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं, यही सोमेटिक सेल्स क्या करेंगे? डिवीज़न करेंगे. और डिवीज़न करके ही इसको क्या करेंगे? इस वुंड को हील करने का काम करेंगे. इसलिए हमें डिवीज़न की ज़रूरत चाहिए. या सुनो, अब प्रोजेनी को हमें बनाना है
है ना। एक सेल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना है, उसके लिए भी तो हमें डिवीज़न चाहिए होता है। बट क्या वो डिवीज़न इस सोमेटिक सेल के डिवीज़न के सेम होता है? तो नहीं। जो प्रोजेनी ह्यूमंस में या यूकेरियोटिक सेल्स में जो प्रोजेनीज बन रही होती हैं वो रिडक्शनल डिवीज़न के थ्रू बन रही होती हैं। अब रिडक्शनल डिवीज़न क्या है ना। सोमैटिक सेल्स में कौन सा डिवीज़न चल रहा है, फिर जो अपने जेनेटिक सेल्स हैं उनमें कौन सा डिवीज़न चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। उसके पहले ये देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं लाइक अमीबा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, है ना, इनमें क्या है, एक सेप्टम का फॉर्म होता है। ये सेप्टम्स जो है अपने ER, है ना, GC गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह के ही फॉर्म हो रहे हैं। सॉरी, यूकेरियोट्स में, सॉरी, ये जो अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इनफोल्ड होने लग जाती हैं, ये जिसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये क्या होगा, ये इनफोल्ड होके एक फिशन, फिर क्या बनाएगा, एक सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसे 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देगा। वहीं अगर हम बात करें किसकी, प्लांट सेल्स की, यस, देखो प्लांट सेल मेरे दिमाग में, मुझे ये ज़्यादा याद आ रहा था ना। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में क्या होता है कि प्लांट सेल्स के जो ER है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये ही क्या करेंगे, पहले तो ये इंटरनली ऐसे हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन का फॉर्म करके फिर ये यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेपरेटिव वॉल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्लियर, ये जो कंडीशन चल रही होती है अपने प्लांट सेल में चल रही होती है। वहीं हम बात करें अपने यूकेरियोटिक सेल्स की, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के डिवीजन चल रहे होते हैं। वन इज़ माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज़ मियोसिस। माइटोसिस जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ये हम आगे देखेंगे। एंड मियोसिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और डिवीजन कौन सा, यस, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। वाई इट इज़ कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर। और वहीं हम बात करें माइटोसिस की, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम ही ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी सेल्स में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, यस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर है। नाउ सेल साइकिल, है ना, वाई इट इज़ कॉल्ड सेल साइकिल, वाई, बिकॉज जो भी सेल साइकिल के स्टेप्स हैं बच्चों, सेल साइकिल जो होता है ना, सेल जब डिवाइड कर रही होती है तो डिफरेंट फेजेस से, डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरती है। कौन कौन से, एक हो जाता है आपका G1, उसके बाद आता है आपका S फेज़, देन G2 फेज़ एंड देन M फेज़। फिर इस M फेज़ के बाद अगेन कौन सा आ जाएगा अपना G1 फेज़, फिर S फेज़, देन यस, देन G2 फेज़ एंड देन अगेन M फेज़। क्लियर। तो ये ऐसे ही साइक्लिक वे में ही चलता रहता है, ठीक है। सो ये एक एज अ साइक्लिक वे में ये प्रोसेस चल रहा है कि G1 के बाद S आएगा, G2 आएगा, M आएगा, फिर G1 S G2 M, ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक वे में ये प्रोसेस हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेल साइकिल। क्लियर। अब इस सेल साइकिल की अगर हम बात करें, इस सेल साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट, ये वाला जो पार्ट हो जाता है अपना, इस पार्ट को हम बोल रहे होते हैं इंटरफेज और प्रेपरेटरी फेज। वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेपरेटरी फेज बच्चों, वाई, बिकॉज सेल प्रिपेयर हो रही होती है फॉर फर्दर डिवीज़न, ठीक है। और इस फेज़ को हम बोलते हैं M फेज़, है ना, यही जहाँ पे अपना सेल फाइनली डिवाइड होती है। अब देखो आप कि जो प्रिपरेटरी फेज़ है ना, इसको प्रिपेयर करने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है। वहीं हम बात करें डिवीज़न फेज़ की या M फेज़ की, तो इसमें ये कम टाइम लेती है। क्लियर, यस और नो। नाउ अब अगर हम बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। कौन कौन से, G1, S, G2 एंड G0 फेज़। अगेन जो G0 फेज़ है ये क्वेश्चन फेज़ भी कहलाता है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं करना चाहती, ऑल्दो एक्टिव होती हैं बट वो डिवीज़न नहीं चाहती हैं, है ना। जैसे न्यूरॉन सेल्स हो गए, न्यूरॉन्स आपने देखे होंगे कभी डिवाइड नहीं होते। कार्डियक सेल्स जो अपने हार्ट के सेल्स होते हैं, अभी तक तो उनका कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर पाया है उस चीज़ को, है ना। जैसे हम बात करें अपने लिवर की, तो लिवर सेल्स क्या करती हैं, रेप्लिकेट हो जाती हैं, है ना। वहीं अगर हम कार्डियक सेल्स, हार्ट सेल्स की बात करें तो ये रेप्लिकेट नहीं होती हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर पाती हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फर्दर डिवाइड करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन फेज़ में है, ठीक है। वहीं हम न्यूरॉन्स की बात करें, किसी को अगर न्यूरोनल बेसिस पे कोई डैमेज हो रहा है तो वो भी क्योर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वाई, अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म, नॉट इनएक्टिव, इनएक्टिव कहना सही नहीं होगा यहाँ पे, ऑल्दो रहती है वो एक्टिव है बट वो क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर आ रही है, इसलिए इसे हम G0 फेज़ बोल देते हैं, ठीक। इंटरफेस की बात करें तो G1, S और G2 फेजेस जो हैं, वहाँ पे सेल जो है प्रिपेयर कर रही होती है जेनेटिक मटेरियल को, सो दैट वो 1 सेल टू 2 सेल में डिवाइड हो सके। क्लियर। अरे यार देखो,
कोई भी घर है ना, सपोज़ किसी घर का बंटवारा होना है। अब उस घर के बंटवारे के लिए जो 2 कैंडिडेट्स हैं या 3 कैंडिडेट्स हैं या 4 कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हैं, उनको तो यार सब बराबर हिस्सा चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना यार, चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए। तो क्या करेंगे, जितना भी सामान है उसको तो पहले क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, एंड देन उसको फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यस और नो? कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वल पार्ट्स में। सपोज़ यहाँ पे इस एक घर का 2 डिवीज़न होने हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होना है, तो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एंड सपोज़ 4 कैंडिडेट्स के बीच में करना है, तो अभी भी इसको क्या कर दो, और कम कर दो। ठीक है, तो ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे कैसे हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए। यस और नो? वहीं हम बात करें कि जैसे जस्ट इमेजिन कि आपको कहीं घूमने जाना है ना। अब लड़कों के साथ जनरली होता है बिना बताए भी निकल लेते हैं, वो एक बात अलग है ना। बट गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उनको तो यार परमिशन भी चाहिए होती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं घर से निकलने के लिए, है ना। कोई भी ट्रिप है ना, उस पर जाना है भाई, चलो पेरेंट्स को बनाना है, परमिशन लेनी है, कैसे लें, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। कहीं फ्रेंड से फ़ोन लगवा रहे हैं, है ना, पहले तो डिस्कशन ही चल रहा है, पहले मना कर दिया, फिर मन मना लिया, फिर डिस्कशन हो रहे हैं, यार तू फ़ोन लगा के मेरे फादर को बोल दियो, मेरी मदर को बोल दियो, है ना। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं कि रूपरेखा तैयार कर रहे होते हैं, राइट। वैसे ही तो वो जाने के पहले का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। भाई जाओगे तो तब ना जब आपको परमिशन मिल जाए। या सुनो, जब आप उसके लिए तैयार हो यार, घूमने जाओगे, कपड़े भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, या सुनो टिकट्स भी चाहिए, तो वो एक प्रॉपर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे होते हो ना, प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होती है। या सुनो, वैसे ही सेल को डिवाइड करने के लिए भी प्रॉपर प्रिपरेशंस करनी होती हैं, सो दैट वो पर्टिकुलरली इक्वली क्या कर सके, यस प्रॉपर वे में डिवाइड कर सके। या सुनो, इतनी चीज़ समझ में आ रही है? नाउ सपोज कोई सेल है ना, सपोज कोई सेल है, ठीक है, ये एक सेल हो गई, एक सेल ये हो गई, ठीक। अब ये फर्स्ट जो सेल है, देखो इसे 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, ठीक है। अब सेल 1 जो है ना, वो सेल क्या करेगी भाई, मस्त है ये, कैसे मस्त है, हेल्दी वेल्दी है ये, है ना, प्रॉपर अपने जो उसका एक जो पूरा पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए काम करती है। कैसे कि भाई जब ये डिवाइड करेगी तो ये क्या करेगी, ग्रो भी होगी, है ना, फिर क्या करेगी, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल भी कर लेगी, ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स उसे चाहिए हैं वो सारे वो फॉर्म कर लेगी। या सुनो, है ना, और फिर क्या करेगी, वो 2 सेल्स में इक्वली क्या कर देगी, डिवाइड कर लेगी। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ रही है? वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड सेल की, तो ये जो सेल है ना, ये थोड़ी आलसी है। इसका जो जेनेटिक मेकअप था ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। उस जेनेटिक मेकअप के चेंज होने के कारण ये क्या हुआ, इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, जो प्रॉपर इसको जिस वे को जिस पाथ को फॉलो करना था उसने फॉलो नहीं किया। यहाँ पे सपोज उसको डुप्लीकेट करना था, तो उसने डुप्लीकेट की जगह क्या 3 कॉपीज़ बना ली, है ना, 3 कॉपीज़ बना ली। अब यही ट्रांसफ़र कर रही है वो इनमें, ठीक है। अब इनमें भी ट्रिपल कॉपीज़ जा रही हैं या डबल होके जा रही हैं, है ना, ऐसे डिवाइड हो रही हैं। तो ये जो डिवीज़न हुआ है ये क्या इक्वली डिवाइड हो रही हैं, सो नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिफेक्ट्स आने लगते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण क्या होने लगते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं ना, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, ये आप कुछ डिफेक्ट्स पढ़ोगे जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स के डिफेक्शन के कारण होता है, ठीक है, जो कि अभी तो आपको नहीं पढ़ना है, आगे आप क्लासेस में जाओगे जेनेटिक्स में आपको ये चीज़ें सुनने मिलेंगी, पढ़ने मिलेंगी। क्लियर है? तो ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिवीज़न। क्लियर? अच्छा, अब डिवीज़न भी 2 टाइप्स के हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो माइटोटिक डिवीज़न है ना, माइटोटिक डिवीज़न है, एक आपका हो जाता है मियोसिस, ठीक है। अब माइटोटिक डिवीज़न की बात करें तो यह इक्वेशनल डिवीज़न होता है, यहाँ पे इक्वली सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे इक्वली डिवाइड हो रहे होते हैं। वहीं हम बात करें मियोसिस डिवीज़न की, तो मियोसिस डिवीज़न में जितने जो मेन सेल जो डिवाइड हो रही है उस सेल में जितने जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है फ्रॉम इट्स पेरेंटल DNA, ठीक है। तो क्या इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। वाई, बिकॉज जो भी उसका कंटेंट था वो कैसा हो गया, हाफ हाफ हो गया। सपोज इनके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, जब डॉटर सेल में जा रहे होते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं। या इनके पास और जाएंगे, है ना, तो ये और कम हो जाएंगे, ऐसे। क्लियर है? वहीं हम बात करें इनकी, तो इनके पास वही 100 रुपीज़ थे, तो इनने 100 ही किए। अब 100 ट्रांसफ़र करने के लिए इनको 100 को डबल भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 इक्वली डिवाइड कर पाएंगे, यस और नो, अदरवाइज तो रिडक्शनल डिवीज़न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इनको इस 100 को क्या करना पड़ेगा भाई, डबल करना पड़ेगा। इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। अब इस 200 को करने के लिए जो प्रिपरेशन लग रही है उसी को हमें पढ़ना है प्रिपरेटरी फेज़ में और इंटर फेज़ में। इतनी चीज़ क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो यार। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब एक डायग्राम देख लो,
है ना, इससे चीज़ें क्लियर होंगी। सी, यहाँ से यहाँ तक का जो फेस है बच्चों, ये जो फेस है ना, यही आपका क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस है ये आपका। और ये वाला जो सेल है ना, यहाँ वाला जो है, ये वाला जो है ये इंटरफेस है आपका, और ये वाला जो है ये आपका क्या है, एम फेज है या माइटोटिक डिवीजन सेल है, जहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। जो प्रॉपर सेल है साइटोकाइनेसिस है ना, जहाँ पर फाइनली सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है? चलिए अब हम वन बाय वन इन फेजेस को देखेंगे कि इंटरफेसेस में जो फेजेस इन्वॉल्व हैं उनमें क्या क्या एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करना होगा। क्लियर। नाउ अब हम बात करें इंटरफेस की। सो इंटरफेस है ना, इंटरफेस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रिपरेशंस होंगे, है ना, इसलिए इसे रेस्टिंग फेज या प्रिपरेशन। रेस्टिंग फेज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आराम से पढ़िए भाई, प्रिपरेशन कर रही है धीरे धीरे अपनी, कि बिना किसी को बताए। ठीक है, सो इसे प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं अपने, G1, S और G2 फेज। G1 जो फेज है या गैप 1 जो है फेज है, उसमें सेल क्या हो रहे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और सेल क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। सपोज ये कोई सेल है तो ये ग्रो हो जा रही है। ठीक है, अब वो एनलार्ज क्यों हो रही है भाई, डबल कंटेंट करना है तो उसे स्पेस भी तो चाहिए, तो वो पहले अपने आप को ग्रो करेगी। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। नो डीएनए रेप्लिकेशन फाउंड इन G1 फेज। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। नाउ वहीं हम बात करें एस फेज की, है ना, तो एस फेज में जो डीएनए है वो हमारा क्या हो रहा है बच्चों, डुप्लीकेट हो रहा है किस बेसिस पे, है ना, डुप्लीकेट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। क्लियर, कैसे, सपोज ये आपका सेंट्रोसोम है, यहाँ सेंट्रोमियर है, यहाँ से आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड है, इन क्रोमेटिड्स पे ही अपना डीएनए होता है, ये तो पता है आपको। ये सुनो, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। बट क्या ये डुप्लीकेट हो गया, है ना, सपोज ये n था तो ये 2n हो गया, और अगर ये 2n था तो ये क्या हो गया, 4n हो गया। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। क्या यहाँ पे कोई सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, सेंट्रोसोम का कोई डुप्लीकेशन हो रहा है, ये सेंट्रोसोम है ना, क्या यहाँ पे कोई सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो यस, सो सेंट्रियोल का क्या हो रहा है, या सेंट्रोसोम का यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है। क्लियर, वहीं हम बात करें G2 फेज की, है ना, तो G2 जो है यहाँ पे प्रोटीन्स के डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सी, और इसे हम सेल के वाइज में देखें तो ये हो गए आपके क्रोमोसोम्स, है ना, ये क्या हो रहे थे भाई, डुप्लीकेट हो रहे हैं। ठीक है, वही हम बात करें सेंट्रियोल की, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो रहे हैं। क्लियर, क्योंकि इन्हीं को तो पकड़ के भाई कहाँ तक लेके जाना है, यही तो एस्ट्रस बना के कहाँ ले जाएंगे उनको, पोल्स तक, या सुनो। क्लियर, सो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ है बट सेंट्रोमियर के नंबर्स इंक्रीज नहीं हुए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। नाउ G2 फेज। ठीक है, G2 फेज की अगर हम बात करें तो G2 फेज में और जो जितने भी रहे जो प्रोटीन्स हैं, है ना, जो भी जो फर्दर उसको ज़रूरत है उन प्रोटीन्स के सिंथेसिस की, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो फर्दर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर, G0 ऑलरेडी क्लियर है ना, क्वेश्चन फेज होता है, वो फर्दर डिवीजन शो नहीं करता है। ऐसे सेल्स जो फर्दर डिवाइड ना हो उन्हीं को हम वो सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने G0 फेज में। ठीक है, वो फर्दर सेल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक, वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। क्लियर, एग्जिट कर देते हैं वो सेल साइकिल को। क्लियर, क्यों, क्योंकि अगर एक बार सेल साइकिल स्टार्ट हुआ तो वो दोबारा कंप्लीट होके ही बंद होगा। ऐसा नहीं है कि आप, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप वहाँ से उसको स्किप कर दो। क्लियर है इतनी चीज़। अब इसी सेल साइकिल में ही क्या होते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं। चेक पॉइंट्स आपको नहीं है, है ना, जिसे हम CDK भी बोलते हैं, और कुछ आपके साइक्लिन्स होते हैं। ठीक है, ये आपको अभी नहीं है इसलिए इसको छोड़ो। बाकी यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ CDK होते हैं, साइक्लिन्स होते हैं डिफरेंट, जो ये इंश्योर करते हैं कि जब भी कोई सेल एक फेज़ से दूसरी फेज़ में जा रही होती है तो क्या जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो गए हैं या नहीं। ठीक है, चेक पॉइंट्स का ये काम होता है। देखो, कोई भी, जैसे हमारा घर है ना, उसके वॉचमैन बिठालते हैं, या सुनो, वॉचमैन का क्या काम होता है, फिल्टर का काम होता है, फिल्ट्रेशन करता है, या सुनो, कि कौन घर में जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा, किसे अलाउ करना है किसे नहीं करना है ना। वही हम बात करें कि इनको चेक पॉइंट्स का क्या काम होता है, कि चेक पॉइंट्स भी सेम काम कर रहे होते हैं कि सेल को एक फेज़ से दूसरे फेज़ में भेजना भी है या नहीं भेजना है ना। क्यों, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई और गड़बड़ वाली चीज़ें ही हमने फर्दर सेकेंड फेज़ में भेज दी तो उससे जो जेनेटिक मेकअप हो रहा है वो भी तो गड़बड़ा जाएगा, उससे भी तो डिफेक्ट्स आ जाएंगे। होगा या नहीं होगा, ये चीज़ होने वाली है ना। इसलिए ये क्या करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स ऑफ सेल साइकिल। क्लियर, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है अभी, या सुनो।
नाउ अब सेल जो है वो कहाँ जा रही है भाई, एम फेज़ में जा रही है। एम फेज़ माइटोटिक फेज़, जिसमें दो चीज़ें चल रही होती हैं, एक तो आपका कैरियोकाइनेसिस चल रहा होता है, दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस चल रहा होता है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो नाम से ही क्या है, क्लियर है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस का डिवीज़न। वही हम बात करें साइटो में साइटोप्लाज्म का, ठीक है, जो प्रॉपर सेल है वो प्रॉपर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ देखो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप और अच्छे से समझोगे। इंटरफेस, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप है ये सारे, ठीक है। प्रोफेज है, कौन कौन से यहाँ मैकेनिज्म हो रहे हैं, मेटाफेज, ठीक, एनाफेज, टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। तो ये जो अपना ये एम फेज जो हम देख रहे हैं ये उसके फेजेस हैं। क्लियर। प्रोफेज की अगर हम बात करें, है ना, प्रोफेज में क्या हो रहे थे, क्रोमेटिन्स क्या हो रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं। जो क्रोमेटिन्स थे, है ना, वो क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या होगा, न्यूक्लियर जो एनवेलप्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिसअपियर होंगे यार, ये इनको काम करना है ना, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप का कोई काम नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, यस और नो। और ये कैसे हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। वही हम बात करें, और ये धीरे धीरे कहाँ मूव होने लग जाएंगे, यस, प्री मेटाफेज की बात करें तो प्री मेटाफेज स्टेज में ये क्या करने लग जाएंगे, थोड़े थोड़े से पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। और सेंट्रियोल्स जो है ना, सेंट्रियोल्स भी मूव करेंगे कहाँ पे, पोल्स की तरफ, है ना, जिसे हम एस्ट्रस भी बोलते हैं। ये भी क्यों, क्योंकि यही तो यार उसको बांधने का काम करेंगे, खींच के एनाफेज में उनको खींच के क्या करेंगे, सेपरेट करा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये हो गई हमारी प्रोफेज की बात। सेकेंड आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये मेटाफेजिक प्लेट पे आके, मिडिल की फेस पे आके, है ना, मिडिल प्लेट पे आके क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, जिसे आप विजिबली देख सकते हो। देखो ये ना सक्सेसिव मैनर में चल रहे होते हैं, यहाँ पे एज सच इनको कह सकते हैं कि इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो आप। अगर आप देखो तो ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये इतने फास्ट हो रहे होते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हो कि नहीं यही प्रोफेज है कि यही मेटाफेज है, या आप ऐसा बैरियर नहीं बता पाते हो, एक टाइम फ्रेम नहीं दे पाते हो कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसा आएगा। कैसे, जैसे सपोज कि आपको पता है कि 1 घंटे बाद आपकी ये क्लास होने वाली है, या उसके 1 घंटे बाद आपकी ये क्लास है, ये फिक्स है आपका, सपोज, है ना, ये फिक्स है कि मेरे इस सब्जेक्ट की क्लास इतने बजे से इतने बजे तक ही होगी, और उसके बाद मेरी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है। क्लियर। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं, जिन्हें आप आइडेंटिफाई करके ये बता पाते हो कि येस दिस इज कॉल्ड, वाई दिस इज कॉल्ड प्रोफेज एंड वाई दिस इज कॉल्ड मेटाफेज, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, ठीक है। किसके थ्रू, कुछ जो स्पेशल उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके किसके, उस पर्टिकुलर फेज के। क्लियर। उसको देख के, उसको आइडेंटिफाई करके आप ये चीज़ बता सकते हो। तो प्रोफेज का क्या है कि भाई न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने लगा है, ठीक है, और क्रोमेटिन्स जो है वो कैसे होने लगे हैं, थोड़े से कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड होने लग गए हैं, ठीक है। और जो सेंट्रियोल्स थे वो कहाँ जाने लगे हैं, पोल्स की तरफ मूव होना चालू कर दिए हैं, ठीक है। वही हम बात करें मेटाफेज की, तो मेटाफेज पे जो अपने क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। मिडिल में आके ये क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और बेस्ट एग्जामिन करने का, क्रोमोसोम्स को बेस्ट एग्जामिन करने का यही मेटाफेज ही होता है, ठीक है। वही हम बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज वाली कंडीशन में क्या होगा, यस, एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल्स थे इनको खींच लेंगे अपनी तरफ, ये जो मेटाफेजिक प्लेट पे ये जो अरेंज थे ना, ये क्रोमोसोम्स जो अरेंज थे इनको क्या करेंगे, ये सी, ये अपनी तरफ खींच लेंगे, ये मेटाफेज था, ठीक है, इसको ये क्या करेंगे, खींच लेंगे, ठीक है, ये पोल्स की तरफ खींच रहे हैं। क्लियर। तो इनका ऐसे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हो रही, ये हो गया अपना एनाफेज में। क्लियर। अब आ जाता है टीलोफेज पे। तो टीलोफेज वाली कंडीशन पे क्या हो जाएगा, यस, टीलोफेज पे ये कहाँ पहुँच जाएंगे, पोल्स पे पहुँच गए यहाँ पे। और इसमें क्या होगा कि जो देखो अब सेल को डिवाइड करना है ना, तो न्यूक्लियर जो था ना, न्यूक्लियर एनवेलप भी, अब देखो यहाँ पे आधा आधा कंटेंट पहुँच गया, यस और नो। अब क्या करेंगे भाई, सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप आने लग जाएगा धीरे धीरे, है ना। क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस्ड होने, दूर दूर जाने लगेंगे, डीकंडेंस्ड होने लगेंगे, है ना। और ये एक इन्वॉल्यूशन होने, जैसे इन्वॉल्यूशन, जैसे एक फॉरो लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, फरो बना लेंगे यहाँ पे, है ना। इनका सामान इनको दे दिया, ठीक है, इनका इनके पास आ गया, बाकी के ऑर्गेनल्स भी फॉर्म होने लग जाएंगे, ठीक है। और ये फर्दर फिर यहाँ से डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी।
क्लियर, इसका प्रॉपर न्यूक्लियर और जो भी उसका कंटेंट है वो सारा का सारा बिल्डअप हो चुका है. नाउ हियर इट इज़ कॉल्ड डिवीज़न. अब ये जो डिवीज़न हुआ है इट इज़ कॉल्ड बच्चों इक्वेशनल डिवीज़न, है ना. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इक्वेशनल डिवीज़न क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, देखो कितनी मेहनत करी है उसने. 2 सेल को बराबर बराबर सामान जाए उसके लिए उसने कितनी मेहनत करी है ना. देखो यहाँ ये निमोनिक है, इससे आप याद कर सकते हो माइटोसिस के लिए, है ना, माइटोसिस के एमफेज के लिए. क्लियर, पासमियर टेको, क्लियर, जिसके लिए प्रोफेस के लिए पी. और ये जनरली याद हो ही जाता है, आप मियोसिस भी पढ़ोगे ना, सेम प्रोसेस आपको उसमें भी पढ़ना है. ठीक है, मियोसिस 2 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, तो ये वैसे भी याद हो जाती हैं. हाँ, बट मियोसिस 1 जो है उसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको याद करना है, तो वो ऑफकोर्स हम निमोनिक से देख लेंगे. क्लियर, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस, है ना. ये और आपको एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, इससे आप क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, है ना, रिवीजन करके एग्जाम में जा सकते हो. या डायरेक्ट जो भी उसके यहाँ पे मैकेनिज्म्स हो रहे हैं ये डायरेक्ट ऑलरेडी आपको 1 बाय 1 दिया हुआ है. यही आपको आंसर्स में भी लिखने होते हैं, है ना, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और ये वाले जो एग्जाम फिगर्स हैं ये आपको ऐसे ही बनाने होते हैं, बस हो गया. अब इसी पे ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे कि ये कितने नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हुए आफ्टर दिस साइकिल, है ना. सपोज़ कोई भी डिवीज़न हो रहा है ना, कि 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ऐसे कुछ नंबर ऑफ साइकिल दे दिए और उसके बाद आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हुए. ऐसे कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है ना, तो उसका एक फार्मूला होता है, ये आप नोट कर सकते हो. n इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 2:n. ठीक है, वहाँ पे कैपिटल N क्या होता है, फाइनल नंबर ऑफ डॉटर सेल. क्लियर, एन नॉट क्या हो जाता है आपका इनिशियल नंबर है. जैसे आपको पूछा कि एक डिवीज़न के बाद या 2 डिवीज़न के बाद, है ना, तो वो उसका इनिशियल नंबर ऑफ सेल हो जाएगा. ठीक है, और 2 आपका कांस्टेंट है और n स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ जनरेशंस है ना, नंबर ऑफ जनरेशंस. ठीक है, सो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इतना नंबर ऑफ जनरेशन दे सकता है तो पूछ सकता है कि फाइनल डॉटर सेल बता दो. ठीक है, या फाइनल डॉटर सेल दे दिया, स्टार्टिंग का दे दिया, इनिशियल दे दिया, और उसके बाद आपको जनरेशन्स पूछ लें कि इतने जो डॉटर सेल्स हैं ये कितनी जनरेशन के बाद बनेंगे, है ना. क्लियर है, या सुनो, ये चीज़ क्लियर है. सो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उससे, तो ये आप नोट कर सकते हो. क्लियर, और भी इसमें चीज़ आती है, जैसे सपोज़ आपको नंबर ऑफ जनरेशन गिवन ना हो, है ना, कि नंबर ऑफ जनरेशन गिवन ना हो और आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए कि कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ जनरेशंस है ना, इक्वल्स टू, ये स्मॉल n से शो करता है. ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल टाइम ऑफ डिवीजन डिवाइड बाय जनरेशन टाइम, या टाइम टेकन फॉर 1 राउंड, है ना, जनरेशन टाइम या टाइम टेकन फॉर 1 राउंड. क्लियर, ये आप नोट कर सकते हो बच्चों. ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई एक सेल है ना, सपोज़ कोई एक सेल है, देखो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना. नाउ अब एक क्वेश्चन है आपको, जैसे पूछा जाए कि कोई भी एक बैक्टीरियल सेल हो गया या कोई भी एक सेल हो गया जो 6 टाइम्स क्या कर रहा है, माइटोसिस डिवीज़न कर रहा है, 6 टाइम्स परफॉर्म कर रहा है क्या, माइटोसिस डिवीज़न. ठीक है, तो उसका क्या कैलकुलेट करना है, कितने डॉटर सेल्स होंगे. ठीक है, डॉटर सेल्स को आइडेंटिफाई करना है. तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एन नॉट इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 2:n. करेक्ट. अब एन नॉट यहाँ पे एक ही डॉटर सेल है, एक सेल है तो एक रख लेंगे, है ना. तो क्या रख लेंगे यहाँ पे 1 इंटू 2 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 हो जाएगा, है ना. तो आपका कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आ जाएंगे बच्चों, यस, 2 करोगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 64, 16 2 32 एंड 32 2 64. तो फाइनल आंसर आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 64. ये क्या आ गए आपके डॉटर सेल्स. क्लियर, कैलकुलेशन समझ में आया, एनी डाउट, है ना. तो ये कैलकुलेशन इसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं. अब जैसे नीट के एग्जाम्स दे रहे हो, है ना, यूजी पीजी के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस बेसिस पे. क्लियर है. नाउ ये भी वही है बच्चों, ये भी अगेन वही है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आपको ये जो फिगर्स हैं ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना.
अब देखो यहाँ पे ये सब जो क्लीवेज वाले जो चीज़ें चल रही होती हैं, कैसे फॉर्म हो रही है, क्या है, इतना डीप आपको नहीं जाना है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो ये सारे फंक्शंस करा रहे होते हैं, इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है, बट या आपके लिए अभी इतना सफिशिएंट है। क्लियर? सो ये आप देख सकते हो। नाउ कम टू द मियोसिस। मियोसिस जिसे हम रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं, ठीक है। वाई इट इज़ कॉल्ड रिडक्शनल डिवीज़न, अब ये आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। रिडक्शनल डिवीज़न क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उससे उसका जस्ट हाफ हो जाता है प्रोजेनी सेल्स में। क्लियर? एंड प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड गैमेट्स, और ये जनरली कहाँ होता है? हमारे गैमेटिक सेल्स में ही चल रहा होता है। जब वो माइटोसिस देखते हैं तो माइटोसिस हमारा स्पेशली जो होता है किस में चल रहा होता है? हमारे सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। सोमैटिक और अपना गैमेटिक सेल्स तो आपको क्लियर है ना? नहीं है तो आप एक बार और समझ लो। ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यस और नो? अब इसमें जो होते हैं ये अपने क्या हो जाते हैं? 22 जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स। और 1 पेयर अपने हो जाते हैं कैसे? सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो फर्दर क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स, यही हमारे गैमेट के फॉर्मेशन कराते हैं बच्चों, ठीक है। जो गैमेटिक सेल्स होती हैं उसमें यही होता है। क्लियर? यस और नो? अब ये कैसे चेंज हो जाते हैं? तो एक्स एक्स हो जाता है अपने फीमेल्स में, वही हम बात करें मेल्स की तो एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये चेंज हो जाता है किसमें? मेल्स में। क्लियर? सो यही रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स के लिए। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो दोनों में कैसे होते हैं बच्चों? सेम होता है। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है। अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो हमारी होती है वो गैमेटिक सेल्स में होती है, जो ओवम स्पर्म्स होते हैं उनमें ही चल रही होती है ये वाली चीज़, ठीक है। वहाँ पे आप सिंगल सेल से 4 सेल्स को बनते हुए देखते हो। क्लियर? इसलिए हम इसे बोलते हैं रिडक्शनल, जहाँ पे 2 एंड कॉन्टेंट क्या हो जाता है? 1 और n हो जाता है, ठीक है। सो 46 टू कितना हो जाएगा? 23। अब देखो पेरेंट अगर ये डॉटर सेल है, जैसे सपोज ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से अगर डॉटर सेल में जा रहे हैं तो जाने तो 46 चाहिए जो सोमेटिक सेल में चल रहा था, बट नहीं, इसमें स्पेशल केस चल रहा होता है मियोसिस का, दैट्स वाई ये कैसे हो जाता है? हाफ हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये? यार देखो ये भी ज़रूरी है ना, अगर ये नहीं होंगे, जैसे जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब भी ओवर स्पर्म्स मिल रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है? n+n मिलके ही तो 2n बनाते हैं। यस और नो? अगर ये ही 2n हो जाएंगे तो भाई 4n कौन सा स्पेशल कैरेक्टर बना देंगे ह्यूमन का, ये किसी अदर एनिमल का, समझ रहे हो? यस और नो? तो ये प्रोसेस होना भी देखो कितना ज़रूरी है, ये नेचर में सारी चीज़ें ऑलरेडी सब सेटल हैं, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। सो मियोसिस जो है, मियोसिस भी 2 फेजेस में हो रहा है। मियोसिस 1 जहाँ पे हम बात करेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस जैसा ही है। मियोसिस 1 को जो स्पेशल इसके कुछ चीज़ें हैं, कुछ फिनोमेना है, वो आपको याद रखना है, ये तो वैसे ही याद हो जाता है। क्लियर? इसको ज़्यादा रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस समझो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो मियोसिस 1 की बात करें तो यहाँ पे सेपरेशंस होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। अच्छा, इसमें और चीज़ें क्या चल रही होती हैं? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन चल रहा होता है इसमें। क्रॉसिंग ओवर सुना होगा आपने, क्रॉसिंग ओवर, ये भी इसी में चल रहा होता है। अब ये रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये क्या टर्म्स हैं, ये हम अच्छे से समझने वाले हैं, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो इसलिए सिग्निफिकेंस है कि हर व्यक्ति, देखो पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं, जो डॉटर या जो उनके डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं, या जो जैसे मदर फादर होते हैं उनके जो चाइल्ड होते हैं, वो सब क्या सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सब में देखो रहते हैं उनके पेरेंट तो सेम ही है, बट स्टिल उनके जो चाइल्ड है वो अलग अलग है। वो किस बेसिस पे है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, जो कि वेरिएशंस को लेकर आता है, ठीक है। नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं, किस बेसिस पे है? वेरिएशंस के थ्रू है। सो यहाँ पे वेरिएशंस आ जाते हैं, राइट। वहीं हम बात करें मियोसिस में तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल कौन सा फेज होता है? यस, इंटरफेस, राइट। सो यहाँ पे सिंगल इंटरफेस प्रेजेंट होगा जो कि फॉलोड करेगा किसको? फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्लियर? यहाँ पे जो मियोसिस 1 है, वाई इट इज़ कॉल्ड मियोसिस 1 एंड हियर इट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 2 है ना, ये पूरा का पूरा माइटोटिक जैसा रहेगा, बट मियोसिस 1 जो है यहीं पे असली चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो मियोसिस 1 जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज, यस, रिडक्शनल फेज, ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न। असली खेला कहाँ होने वाला है? मियोसिस 1 में। और मियोसिस 2 की हम बात करें तो ये माइटोसिस जैसा ही होता है, इसलिए इसे हम इक्वेशनल मियोसिस बोलते हैं। क्लियर? या सुनो,
इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है, क्लियर ये चीज़। सो अब हम बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है जो आपने पहली बार पढ़े हो, तो घबराना नहीं है, ओके। सो मियोसिस 1 की हम बात करें, सो दिस इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने देखा था, है ना, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ये सुनो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। सो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, कैसे, यहाँ से रिकॉम्बिनेशन करके, ये जो पार्ट है इनका ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, क्लियर। इसे हम दूसरे कलर से ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मिक्स हो जाएगा इस वाले से, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ये ऐसे चेंज हो जाएंगे भाई, देख लेते हैं कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, वेरिएशंस, ठीक है। ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है उसका यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, या सुनो। सो इस वाले फेज में जो होता है सेपरेशंस हो जाता है, क्लियर। अब मियोसिस 1 जो है वो फर्दर फेजेस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें भी आता है प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज के बाद अपना क्या आ रहा था, मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज 1 की बात करें तो प्रोफेज 1 में भी डिफरेंट फेजेस हैं, कौन कौन से, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसको आप क्या शॉर्ट फॉर्म, जैसे लिटिल ज़रा प्लीज़ डांस डेली, तो इसके बजाय आप और इजी भी कर सकते हो, एक होता है ललित झड़बड़े पेन दे दे, है ना, या ला ज़रा पानी दे दे, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि ला ज़रा पानी दे दे, ठीक है, क्लियर है। तो ये इन निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई निमोनिक की बात कि आप इसे कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, ललित झड़बड़े पेन दे दे, या ला ज़रा पानी दे दे, या लिटिल ज़रा प्लीज़ डांस डेली, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो लैप्टोटीन जाइगोटीन है, तो इसमें भी कुछ, जैसे हम माइटोसिस में देख रहे थे ना कि उसके जो डिफरेंट जो माइटोसिस वाला जो फेज़ था हमारा, जिसमें हम प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, इनको सबको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू, राइट, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। सो लैप्टोटीन की बात करें तो लैप्टोटीन में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, अगेन ये प्रिपरेटरी फेज जैसे ही काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, किसका हो रहा है कंडेंसेशन, सो अगेन क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कंडेंस जो, और बहुत ही थिन बेसिस पे ये क्या होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में इसको विजिबल किया जा सकता है, देखा जा सकता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो लाइट से आप ये एल से आप एल भी याद रख सकते हो, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, है ना, एल फॉर लैप्टोटीन। कि लैप्टोटीन के जो क्रोमोसोम्स हैं आप उसे अंडर माइक्रोस्कोप भी एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, यस और नो। वही हम बात करें जाइगोटीन की, तो जाइगोटीन में साइनेप्सिस का फॉर्म होता है या बाइवेलेंट फॉर्म होता है। ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, ये जो क्रॉसिंग ओवर होके ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं भाई, एक दूसरे से क्रॉस कर रहे होते हैं, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, बाइवेलेंट, है ना, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट बोल रहे हैं, और यही फॉर्म कर रहा है टेट्राड को भी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट। यहाँ साइनेप्सिस चल रही है भाई, एक दूसरे आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, क्लियर, यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, क्लियर। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कहाँ देखने को मिल रहा होता है अपने को, पैकाइटिन स्टेज में। जो पैकाइटिन होता है हमारा, पैकाइटिन वाला जो स्टेज होता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, और टेट्राइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, या सुनो। अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर इसका पैकाइटिन का विजिबल फीचर हो गया, ठीक है, क्लियर है। और ये जो बाइवेलेंट के जो साइनेप्सिस हो रही थी, इसी को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसी को हमने, साइनेप्टिनिमल, यस, कॉम्प्लेक्स, क्लियर। रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन वही है, एक पार्ट इसका यहाँ जा रहा है, एक पार्ट यहाँ जा रहा है। अब इसको और डिटेल में अगर हम देखें, है ना, और डिटेल में अगर हम बात करें तो कैसा, सी, आराम से यहाँ देखना, देखो जिसे क्रॉस करना है ना वो थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि डीएनए में भी डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, यस और नो, करेक्ट। अब उसमें से अगर हम बात करें, जैसे अपना क्या हो जाता है, AGCT, है ना, वो इसी में अरेंज होते हैं, AGCT जो होते हैं वो इनमें अरेंज होते हैं। तो AGCT जब यहाँ पे अरेंज होते हैं ना बच्चों,
यही क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब कुछ एक्सचेंज ऐसा हो जाता है कि पूरा पूरा चेंज हो जाता है, कुछ पेयर्स में हो जाता है, कुछ अलग अलग फॉर्मेट में होता है। इसी कारण इनमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्लियर है, इतनी चीज़ का समझ में आ रही है। और अगर हम इसे और डिटेल में देखें तो वो इस बेसिस पे चल रहा होता है। क्लियर है। डिप्लोटीन की बात करें तो यहाँ पे आपको डिप्लोटीन स्टेज में देखो, क्रॉसिंग ओवर जो हो गया अपना पैकाइटिन का हो गया। डिप्लोटीन की बात करें तो यहाँ पे चियाज़मेटा फॉर्म होता है। ठीक है, क्या चियाज़मेटा, जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होके जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो अब यहाँ पे क्या होगा, यस क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है ना। सेपरेट होने पे जो क्रॉसिंग ओवर साइड्स जो दिख रही हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे चियाज़मेटा बोल रहे हैं। तो इसका स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है अपना चियाज़मेटा। यस और नो, यस और नो। पहले बहुत झूम लिए भाई आपस में, एक दूसरे के पास बहुत गठबंधन कर लिया, उसके बाद अलग अलग हुए, अलग अलग हो गए किस स्टेज में, डिप्लोटीन में। तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, चियाज़मेटा फॉर्म हो गया। चियाज़मेटा चियाज़मेटा जो बोलना है बोल लो यार। ठीक है, डाइकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये बना था चियाज़मेटा जो हमारा बना था वो क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइज हो जाएगा। और जो न्यूक्लियर एनवलप है ना वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। और जो क्रोमोसोम्स थे वो कैसे हो जाएंगे, कंडेंस्ड होके मेडिएट होने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर है इतनी चीज़ है। नाउ ये तो हो गई हमारी मियोसिस 1 की बात। अब मियोसिस 2 पे आ जाते हैं। मियोसिस 2 अगेन किन किन स्टेजेस से चलेगा भाई, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये वाली चीज़ें चल रही होंगी उसमें भी। क्लियर, चलो ये वही है आपका मियोसिस 1 है ना, जो ये आपके बुक का डायग्राम है बच्चों। ठीक, जिसमें लैप्टोटीन स्टेज है, ज़ाइगोटीन है, यहाँ पे लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटिन, देखो यहाँ पे टेट्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में अगेन न्यूक्लियर एनवलप क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसअपियर होने लग जाएगा धीरे धीरे और इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडेंस्ड होने लग गए हैं। देखो ये जो अलग अलग थे ना, यहाँ पे कैसे होने लगे हैं, कंडेंस्ड होने लगे हैं। क्लियर है, फिर आ जाते हैं अपने मेटाफेज 1 पे। ठीक, अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, देखो यहाँ पे और चीज़ क्या दी हुई है, क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाएगा। किस, अच्छा इसमें से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं कि किस स्टेज में दिख रहे हैं या किस फेज में दिख रहे हैं, है ना। तो ज़ाइगोटिन में क्या बन रहा था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में बन रहा था, टेट्राइड किस में फॉर्म हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर किस में हो रही थी, इस बेसिस पे भी आपके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मियोसिस अगेन ये पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। क्लियर, नाउ इसको भी अगर हम ड्रॉ करें मेटाफेज 1 है ना, मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है अपना, अभी हमने देखा था यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं भाई, जो अलाइन थे वो कहाँ जा रहे थे, पोल्स के थ्रू जाने लग गए थे, है ना। क्यों, क्योंकि इन्हें अब सेपरेट होना है, राइट। अब एनाफेज 1 में क्या हो जाएगा, एनाफेज 1 इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होने लगेंगे। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो कहाँ जाने लगेंगे, सेपरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, ये सुनो, बट जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ना, सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी सेम रहेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में टीलोफेज में क्या हो जाएगा, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज 1 या साइटोकाइनेसिस। देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियर डिसअपियर हो रहा था, अब क्या होने लगेगा भाई, रीअपियर होने लगेगा। ठीक है, काइनेसिस, इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब ये जो सेल्स फॉर्म हुए हैं अगेन, अब इसमें क्या चलेगा अपना, मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2 चल रहा है तो इसमें अगेन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, अभी ये 2 बनी है, ये फर्दर डिवाइड होंगी, कैसे डिवाइड होंगी चलिए देखते हैं। सो प्रोफेज 2, देखो सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं भाई, प्रोफेज में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। इसमें अगेन क्या होगा कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, न्यूक्लियर एनवलप का। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो क्या होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा और ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। ठीक है, और जो उसके कॉम्पैक्शंस हो रहे थे किसके, क्रोमोसोम्स के हैं, वो भी अगेन क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होने लगेगा। तो वो विजिबली दिखेगा कॉम्पैक्ट होता हुआ, है ना, कैसा पास पास आएगा, कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर, मेटाफेज 2 की बात करें, मेटाफेज 2 की अगर हम बात करें, मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स का अटैचमेंट है वो सेंट्रोमियर से, है ना, वो क्या करेगा, काइनेटोकोर्स को भी सेपरेट करेगा उसके थ्रू। कैसे देखते हैं, देखो ये जो अपना क्रोमोसोम है ना, यहाँ सेंट्रोमियर है, यहीं पे अपने काइनेटोकोर्स होते हैं, यहीं पे काइनेटोकोर्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स को अटैच कराते हैं, राइट, ये होते हैं काइनेटोकोर्स। ये यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर, ये देखो मेटाफेज में आ जाएगा, मेटाफेजिक प्लेट में आ जाएंगे, है ना। तो ये इसको काय से अटैच करा रहे हैं बच्चों, काइनेटोकोर से। क्लियर, तो इसको देख के आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। क्लियर, नाउ अब हम बात करें एनाफेज 2 की, एनाफेज 2। ठीक है, एनाफेज 2 में क्या होगा, एनाफेज में क्या हो रहे थे, जो अपने क्रोमोसोम्स थे वो कहाँ जा रहे थे,
अभी तो देखो होमोलोगस, हमने 1 में क्या देखा था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन देखा था। यहाँ पे हम 2 में क्या देख रहे हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो तो सेपरेट हो गए थे, बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी तो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, यस और नो। तो इस फेज में हम क्या देखेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन देखेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन देखेंगे। ये कहाँ होगा, एनाफेज में होगा। क्लियर है, यस और नो? भाई समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, ये चीज़ अपनी चल रही है एनाफेज 2 में, जो कि अपोजिट पोल्स की तरह मूव करेंगे। क्लियर। अब आ जाता है टीलोफेज पे। टीलोफेज में अगेन न्यूक्लियर एनवेलप क्या होंगे, रीअपियर होने लगेंगे। ठीक है, और क्या होगा, मियोटिक साइकिल जो है वो ख़त्म होने के उस पर आ जाएगा। क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे भाई, एनक्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से आने लग जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप आ गया अपना, क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, उसी में एनक्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर, सब पैकिंग वैकिंग हो गई है। अब करा दो क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस करा दिया भाई। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर हुई, यस और नो? अच्छा, ये हो गया हमारा मियोसिस। तो मियोसिस जनरली और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, है ना। और जो हमारे जो गैमेटिक सेल्स होते हैं, जो हमारे ओवम और स्पर्म्स होते हैं, उसमें भी हमें रिडक्शनल डिवीज़न देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, सपोज़ ये हमारा ओवम हो गया, है ना, ये डिवाइड होगा, बनाएगा क्या, 2 सेल्स, और ये 2 सेल्स बना के अगेन क्या कर लेंगे, सिंगल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हमारे गैमेटिक सेल्स हो जाएंगे। क्लियर है, ये सुनो। और यही स्पर्म्स में भी चल रहा होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे। ठीक है, ये हमारा गैमेटोजेनेसिस का हो जाता है, जिसमें हम मियोसिस को देख रहे होते हैं। क्लियर है, और यही हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी चल रहा होता है। जब कैसे चल रहा होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, अभी भी मैंने बताया था, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सेल जो है हमारे कहाँ से आ रही होती है, मदर से आ रही होती है, दूसरी सेल हमारे कहाँ से आ रही होती है, फादर से आ रही होती है, और यही मिलके क्या बना लेते हैं, 2n बना लेते हैं। और ये 2n ही फिर फर्दर डिवाइड करता है अपनी प्रोजेनीज में। ठीक है, ये सुन। तो माइटोसिस मियोसिस क्लियर हुआ बच्चों? अब इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये इंश्योर करता है कि जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर। और क्या करेगा, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को, किसकी स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी को। ठीक है, और जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो किस दौरान हो रहा है ये चीज़, मियोसिस के दौरान, है ना, जो कि वेरिएशंस को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ है। ये आपके बुक का है जो जिसमें आपको इसमें से रिलेटेड डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, और डिफरेंसेस आपको डायरेक्ट ऐसे माइटोसिस मियोसिस करके नहीं लिखने होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे आपके डिफरेंशियल पॉइंट्स भी आते हैं, जिसके बेसिस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज़। नाउ अब हम बात करते हैं अपोप्टोसिस। अगेन ये आपको दिया ऐसे पूछा जा सकता है ब्रीफिंग के बेसिस पे। ठीक है, सो अपोप्टोसिस क्या होता है, अपोप्टोसिस जो है वो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जो एक प्रॉपर मैनर में काम कर रही होती है। देखो अपोप्टोसिस क्यों ज़रूरी है बच्चों, सपोज जैसे हम लोगों का जब लाइफ चल रही है, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट जब चल रहा होता है, उस टाइम पे जो हमारे फिंगर्स होते हैं, देखो यार ड्राइंग इतनी अच्छी ना बने तो भी नाराज़ ना होना, ठीक है, बस समझ लेना जो मैं समझाना चाह रही हूँ। क्लियर। ये जो होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, चिपकी होती हैं। बट जब हम देख रहे होते हैं, जब हम पैदा हो जाते हैं, जब ऑफस्प्रिंग आ जाता है, तब हम देख रहे होते हैं कि उसके फिंगर्स तो प्रॉपर अलग अलग होते हैं, है ना। सो वाई दिस इज सो, जस्ट बिकॉज ऑफ अपोप्टोसिस। क्यों, क्योंकि वो फिंगर्स में भी क्या हो रही होती है, अपोप्टोसिस हो रही होती है, तो उसके जो बीच के सेल्स हैं वो उसको क्या कर लेता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये फिंगर्स आप क्या हो गए, आपस में अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इस वाले मैकेनिज्म में भी हमारा अपोप्टोसिस चल रहा होता है। ठीक, फिर कुछ हमारे बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ स्ट्रेस कंडीशन आ जाती हैं, जिस कंडीशन में हमारी सेल सोचती है कि यार यहाँ पे अपोप्टोसिस करा के उस सेल की डेथ कराना ही बेटर है ना, ताकि उस कैंसरस सेल में ना हो जाए या कुछ और केसेस ना हो जाए। उस कंडीशन में जब हमारी बॉडी उस पर प्रॉपर काम कर रही होती है तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को परफॉर्म करती है, जो डिफरेंट कैस्पेसिस से होके कंप्लीट होता है। ठीक है, इतनी समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें अपोप्टोसिस हो रहा है, ये तो हो गया अपोप्टोसिस हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि ये क्यों ज़रूरी है ना। अपोप्टोसिस का रोल जब हम देख रहे हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप जब पढ़ोगे तो इसमें फिंगर फॉर्मेशन में है ना, रिमूविंग डैमेजेस सेल्स। ठीक है, इसमें कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड वे में उसको डेड कराया जाता है। ठीक है, ये सुनो। और ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे एनर्जी लग रही होती है भाई, कोई प्रोग्राम वे में आप काम करोगे तो वहाँ पे आपकी एनर्जी तो लगेगी ना,
या सुनो, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा यार, ऐसे ऐसे हमें कोई कार्यक्रम करना है तो उसको अरेंजमेंट्स जो हैं ऐसे ऐसे चाहिए हैं, तो उसमें आपकी एनर्जी लग रही होती है या नहीं, है ना। वैसे ही यहाँ पे सेल भी अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके अपोप्टोसिस करा रही होती है। अब आपको बोला जाए कि अपोप्टोसिस को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किसी सेल में अपोप्टोसिस हुआ है। सो ये जनरली हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक टेस्टिंग से, है ना। सपोज दिस इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं अपने, यस, फॉस्फेटिडाइल सीरिन, जिसे हम पीएसबी बोलते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे, फ्लिप होके बाहर दिखने लग जाते हैं, या अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लिप होके कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। जिससे ये पता चलता है कि इस सेल में क्या हो रहा है, अपोप्टोसिस हो रहा है, ठीक है। कुछ और एनेक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि फॉस्फेटिडाइल सीरिन से बाइंड करा के उसे फ्लिप करा रहे होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही फॉस्फेटिडाइल सीरिन हो गया अपना, एक और फॉस्फेटिडाइल इनासिटॉल, ठीक है, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लिपिंग कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे अपोप्टोसिस हो रहा है पर्टिकुलर सेल में। क्लियर। और कैस्पैस का एक्टिवेशन भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये देखो इतना आपको है नहीं, बट स्टिल आप ये समझो ये बहुत, देखो किसी प्रोग्राम्ड वे में हो रहा है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए चल रहा होगा। क्लियर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है यार, सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो हो गए अपने आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेसेस, ठीक है। एक होता है अपना एनेक्सिन 5, ठीक है, ये इससे बाइंड करके क्या कराता है, इसको बाइंड करा के कलर चेंज करके इसका यहाँ पे फ्लिप कर देता है। तो ये आप साइटोमेट्री वगैरह में ये चीज़ें देखते हो। वहीं अगर हम बात करें नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस क्या होता है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई सडन चोट लग गई जिसके कारण सेल क्या हो गई, डेड हो गई, तो ये अनप्लान्ड होता है, ये अनप्लान्ड सेल डेथ है। कैसा सेल डेथ है, अनप्लान्ड सेल डेथ होता है, ठीक है। कोई भी इंजरी या किसी टॉक्सिन के कारण सेल मर सकती है ना। इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें, देखो इसके फीचर्स क्या होंगे, अपोप्टोसिस के फीचर्स क्या होंगे कि डीएनए क्या हो जाएगा, जैसे ये डीएनए है आपका, तो ये फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सब कैसे हो जाएंगे, टूट जाएंगी, है ना। ब्लैबिंग हो जाएगी, ऐसे ब्लैबिंग हो जाएगी, और सेल जो है वो उसको फेगोसाइट करा देगी। जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये भाई ऐसी तो नहीं डले रहेंगे ना सेल में डेब्रिस की तरह, ये प्रॉपरली इसको कहाँ भेज देगी, फेगोसाइटोसिस के लिए, सो दैट अदर जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो इसको क्या कर लें, उसको इंगल्फ कर लें। क्लियर। ताकि जो भी इनका जो कचरा, जो भी डेब्रिस है उनका, वो सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इसे प्रोग्राम्ड बोल रहे हैं। वहीं हम बात करें नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस में ऐसा कुछ अनप्लान्ड होता है ये सेल डेथ, और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होता है। वाई इन्फ्लामेशन, क्योंकि जब इंजरी होगी, सेल बर्स्ट होगी, या सेल में ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए थी, तो उसका जो डेब्रिस है ना वो इधर उधर पड़ा रहेगा, और वो डेब्रिस इधर उधर पड़ा रहेगा तो वो अगेन क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, इचिंग कॉज करेगा, और भी चीज़ें इससे हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके ही कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं जिससे आप ये भी बता सकते हो कि येस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। क्लियर। नाउ ये भी वही सेम चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताया है ना, कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ अपोप्टोसिस, ठीक है। डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ें सारी ब्रेक हो रही है, और फिर जो ब्रेक डेब्रिस है वो उसको कहाँ करा दे रहे हैं भाई, फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको इंगल्फ करा दे रहे हैं, क्लीनिंग भी, प्रॉपर क्लीनिंग भी चल रही है यहाँ पे, है ना। वहीं हम नेक्रोसिस की बात करें, तो नेक्रोसिस में कोई भी इंजरी हुई है, सेल देखो, सेल सूज गई है, सेल बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई है ना, या सेल बर्स्ट हो गई है, स्वेल होकर बर्स्ट हो गई है सेल, है ना, या समटाइम्स श्रिंक हो सकती है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और जो उसका डेब्रिस है ना, वो डेब्रिस ऐसे इधर उधर बिखर जाएगा, है ना। उसके कारण ही वो क्या उसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करती है, ट्रॉमा पे। कोई भी सडन ट्रॉमा हो सकता है बॉडी में, तो उसके बेसिस पे नेक्रोसिस हो जाता है। क्लियर है। और डिटेल में अगर हम देखें, तो अगर हम बात करें अपोप्टोसिस की और डिटेल में अगर हम जाएँ, तो यहाँ पे बच्चों और क्या चल रहे होते हैं, कैस्पैसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं। क्लियर। इतना आपको नहीं जाना है, स्टिल आप आइडिया ले सकते हो, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें और जानने की इच्छा होती है उनके लिए, ठीक है, कि और जिसे समझ में आ रहा है वो भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। तो एक्सट्रिंसिक की बात करें, तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे चल रहे होते हैं, क्लियर। वही इंट्रिंसिक पाथवे भी चल रहे होते हैं, जिसमें कैस्पैसेस का रोल होता है, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वहाँ पे प्रो कैस्पैसेस काम कर रहे होते हैं, वहीं हम बात करें इंट्रिंसिक की, वहाँ पे कैस्पेस 9 काम कर रहा होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या कर देगा, सेल मेम्ब्रेन में छेद कर देगा, उसके बेसिस पे वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और उसके बेसिस पे ही क्या कर लेगा, ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना है, ये चेंजेस किसके बेसिस पे हो रहे हैं, कैस्पेस के कारण हो रहे हैं ये सारी चीज़ें, और ये जो बनाएगा ये एपोप्टोसोम बना लेगा। एपोप्टोसोम जो मेम्ब्रेन पे क्या कर देगा, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यस फ्रेगमेंटाइज करके उसकी डेथ करा देगा। क्लियर है। या सुनो, ये उसके वही आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं, है ना, कि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, न्यूक्लियर कंडेंस्ड हो गया है ना, सेल क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। नेक्रोसिस में क्या हो रही थी, स्वेल हो रही थी, राइट। और ये अपोप्टोसिस बॉडीज़ बन गई है, बल्बिंग जो हमने देखा था, बल्ज आउट होके ये बल्बिंग बन रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके क्लियरेंस के लिए उसको क्या करा दिया, फैगोसाइट करा दिया।
ठीक है, फैगोसाइटोसिस करा दिया उसकी क्लियरेंस के लिए, ताकि उसका जो डेब्रिस है वो इधर उधर ना रहे, कोई इन्फ्लामेशन कॉज ना हो। ठीक है, फिर ये कुछ प्रोटीन्स है, बैक पैक्स है ना, ये उसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब अगर हम बात करें नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस का भी अगेन उसका और मैकेनिज्म है बच्चों। ठीक है, जैसे कोई इनिशियल कॉज हुआ, ठीक, उसके बेसिस पे देखो कोई केमिकल टॉक्सिन हो सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फिजिकल इंजरी, डायरेक्ट कोई इंजरी हो रही हो वो हो सकता है, और जैसे शीमिया और हाइपोक्सिया भी कंडीशन भी हो सकती है ना। फिर उसके बेसिस पे क्या और कुछ स्ट्रेस कंडीशन एज सच आ जाए उस कंडीशन पे, फिर एटीपी का डिप्लीशन होगा, एटीपी यार एनर्जी नहीं रहेगी तो काम कैसे करेगी, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस उसमें सेल में आ रहे होंगे। फिर आयंस का इम्बैलेंस हो जाएगा, जो प्रॉपर काम करना चाहिए उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अफेक्ट होंगी, राइट। ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, राइट। ऑर्गेनल डैमेज हुए, सारी बर्स्टिंग हो गई उसकी, सारा का सारा सामान उसका क्या आ जाएगा भाई, जो भी ऑर्गेनल्स हैं या जो भी उसका डेब्रिस है वो सब बाहर आ जाएगा, और वो फिर क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। अब इसमें भी आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं किसके, नेक्रोसिस के भी। ठीक है, जैसे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है, किसी के कोएगुलेशन के थ्रू हो रहा है ये। ठीक है, फिर ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है, फिर ये और है फैट नेक्रोसिस, फिर ये है कुछ चोट वगैरह के लगने के कारण जो चीज़ें हो रही हैं वैसा वाला नेक्रोसिस। क्लियर है, या सुनो, तो इसको भी आपको अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को भी डिफ्रेंशिएट करने का पूछा जा सकता है ना। क्लियर है। नाउ कम टू द डिफ्रेंसिएशन एंड माइग्रेशन। व्हाट डिफ्रेंसिएशन एक्चुअली मीन। सो आप लोग अवेयर हो गए कि कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है जस्ट लाइक अस, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स फॉर्म करता है। किसके बेसिस पे कर रहे हैं भाई, डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, सपोज आपका स्टेम सेल है, आपका जो स्टेम सेल है, देखो क्या होता है ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप जब देखोगे तो डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, एक सेल से देखो डॉटर सेल, ये पेरेंट सेल्स हैं हमारे, जाइगोट बना, है ना, जाइगोट बना। ठीक है, अब जाइगोट जो है, जाइगोट जो है वो 2n है, n+n 2n हो गया। अब ये 2n डिवाइड होगी तो किस में जाएगी, 4n में, है ना। अभी हमने देखा था स्क्वायर वाला, ये सुनो, 2n वाला जो चीज़ देखा था हमने कि कैसे डिवीजन चल रहा है। 4n बना लेगी, 4n से क्या जाएगी, 8n, 8n से क्या 16, फिर 32, फिर 64 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे ही डिवाइड होती रहेगी। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। इसी के बेसिस पे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट अपने स्टेजेस होते हैं, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, है ना, फिर जर्म सेल्स बनती हैं, फिर वो सेल्स और आगे फर्दर क्या करती हैं, डिवाइड करती चलती हैं। इसी टाइम पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स, है ना। एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती हैं वो भी टोटीपोटेंट, वो कैसी होती हैं, अपनी मल्टीपोटेंट होती हैं। इसी में आपने एक पढ़ा होगा स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स ये भी अपनी मल्टीपोटेंट होती है। मल्टीपोटेंट, पोटेंट का क्या मतलब होता है, पोटेंसी का क्या मतलब होता है कि कैपेबिलिटी होना डिवाइड करने की। ठीक है, इसके सेल डिफ्रेंसिएशन में आप स्पेशली पोटेंसी के बारे में पढ़ते हो कि कोई सेल की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितने नंबर ऑफ सेल्स में या कितने टाइप के सेल्स में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, जैसे हम स्टेम सेल्स की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड होती हैं और ये फर्दर अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो सकती हैं, इसलिए हम इसे मल्टीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करें टोटीपोटेंट की, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जाइगोट होता है ये ही टोटीपोटेंट होता है। इसमें ही ऐसी कैपेबिलिटी होता है कि ये सारे टाइप्स के सेल में क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, यस और नो, बात समझ में आ रही है। वही हम बात करें प्लूरीपोटेंट की, तो ऐसा सेल मास, इनर सेल मास, देखो यहाँ पे और अगर आप डीप में जाओगे तो ये ऐसे ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेजेस में ये सेल्स ऐसे डिवाइड होकर ऐसे बना लेते हैं, है ना। ये सेल्स ऑफ मास ऑफ सेल है, इसी को हम ICM या इनर सेल मास बोल रहे हैं। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, प्लूरीपोटेंट होती है, मल्टीपल टाइप के सेल्स बना सकती है। मल्टीपल टाइप के सेल्स मतलब ये देखो आपका ट्रोफोब्लास्ट वाली चीज़ें भी देखो, इसमें एक ट्रोफोब्लास्ट का कॉन्सेप्ट है ना, उतना आपको नहीं जाना है ना। ICM की बात देखें तो ये क्या कर लेगी भाई, एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बना लेगी, फिर हिमेटोपोइसिस वाली सेल्स भी बना लेगी, है ना। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल होती है जिसमें कैपेबिलिटी होती है अलग अलग सेल्स को फॉर्म करने की। क्लियर। वही हम बात करें मल्टीपोटेंट सेल की, तो मल्टीपोटेंट लिमिटेड रेंज में ही सेल्स को डिवाइड करके या सेल्स को डिफ्रेंशिएट करके दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, जस्ट लाइक बोन मेरो, है ना। बोन मेरो के अलावा हमारे कौन से हो जाते हैं, स्टेम सेल्स हो जाते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर सेल लाइन तक या एक पर्टिकुलर रेंज तक ही डिवाइड हो सकती हैं। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेल डिफ्रेंसिएशन। क्लियर है। जैसे स्टेम सेल की बात करें, ये कोई स्टेम सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुई, इसने 2 सेल बना लिए। अब इस सेल की मर्जी है, ये भी स्टेम सेल्स ही हैं, है ना, ये स्टेम सेल है। इस सेल की मर्जी है कि ये सेल आगे फर्दर क्या करे, डिवाइड करे। तो हो सकता है ये डिवाइड होके क्या बना ले,
यस, ये अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाए और दो स्टेम सेल बना ले, और ये वाली सेल हो सकती है कि ये डिफ्रेंशिएशन में ना जाके ये किसी ऑर्गन के फॉर्मेशन में काम आ जाए, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम ऐसे ही चलता रहता है। अब हम बात करें हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, जो हीमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं, वो हीमेटोपोइटिक सेल्स क्या करती हैं, जो अपना हीमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, डिफरेंट आपने ब्लड सेल्स सुनी होंगी ना, WBC सुना होगा आपने, RBC सुना होगा, प्लेटलेट सुने होंगे, है ना। तो ये सब क्या बना रही होती हैं, हीमेटोपोइटिक सेल्स ही काम कर रही होती हैं, जो मल्टीपोटेंट होती हैं। क्लियर, RBC, ठीक है, क्लियर है। न्यूट्रोफिल्स हो गया, है ना, बेसोफिल्स हो गए, ये सारी चीज़ें अलग अलग जो सेल्स बना रही होती हैं वो हमारी हीमेटोपोइटिक सेल्स ही बना रही होती है। किस बेसिस पे बना रही होती हैं, तो डिफ्रेंसिएशन करके ही बना रही होती हैं। क्लियर। अब माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, माइग्रेशन का आपका नाम से ही इसमें क्लियर है, माइग्रेट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब सेल बना ली भाई, सेल को माइग्रेट भी तो करना है। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग सेल बना रही है, लिवर की सेल अलग है ना, फिर हार्ट की सेल्स अलग हैं, यस और नो, ब्रेन सेल्स अलग हैं हमारे, और लंग्स की सेल अलग हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए बनाने वाले, उनके जो कंपोजिशन हो रहा है उसके लिए भी तो सेल अलग अलग है, यस और नो। तो वो सेल आपको कैसे पता कि भाई एक पर्टिकुलर स्पेस जो है वो हार्ट का ही है, या जो लेग वाला स्पेस है वहाँ पे लेग सेल्स ही होनी चाहिए, या जो हमारा लंग वाला एरिया है वहाँ पे लंग सेल्स ही जानी चाहिए, वहाँ पे आप स्किन का सेल्स नहीं डाल सकते हो। तो ये सेल्स को कैसे पता, अगेन सिग्नलिंग जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिग्नलिंग काम करती है यहाँ पे, डिफरेंट जो सिग्नलिंग्स होती हैं, पाथवेज होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो आप चीज़ें बच्चों। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज़ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ यहाँ लिवर सेल की, इसका भी एक पर्टिकुलर प्लेस है ना यार, तो वो सेल जो है वो वहीं पे कैसे पहुँच रही हैं, माइग्रेशन के थ्रू। अब माइग्रेशन कैसे होगा, तो माइग्रेशन के लिए भी अलग अलग प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। एक्टिन सुना होगा आपने, ठीक है, जो कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो उनको क्या कराते हैं, माइग्रेट कराते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। सो मूवमेंट ऑफ सेल्स लाइक एम्ब्रियोजेनेसिस, इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यून रिस्पॉन्स में भी आपने देखा होगा, जैसे हम बात करें कोई इंजरी हो गई है यहाँ पे, है ना, ये कोई हाथ है ना, ये कोई हाथ है, यहाँ इंजरी हो गई है। अब इस इंजरी को हील करने के लिए प्लेटलेट्स भेजी जा रही हैं, अलग अलग यहाँ पे सेल्स काम कर रही हैं। पहले तो आप देख रहे हो कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इन्फेक्शन ना हो जाए उन सेल्स को मारने के लिए भी यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स भेज रहे हो आप, है ना, बेसोफिल्स भेज रहे हो, ये सुनो। फिर आप यहाँ पे ब्लड सेल्स भेज रहे हो कि यार वहाँ पे देखते जाओ, देखो यार वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये वाली चीज़ें भी हो रही होती हैं, या सुनो। फिर यहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए उसके लिए भी कोएगुलेटिंग आप भेज रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें अपनी बॉडी में कैसे चल रही होती हैं, सेल माइग्रेट कर रही ना। सपोज़ यहाँ कोई सेल बैठी हुई है, उसको यहाँ भेजना है, कैसे भेज दोगे यार डायरेक्ट, उसके लिए भी तो आपको किसी ना किसी टाइप प्रकार से अपनी बॉडी में चीज़ें चल रही होंगी। तो क्या चल रहा होगा, यही चल रहा होगा, ऐसे ही जा रही होती हैं वहाँ पे, ऐसे ही काम कर रही होती हैं ये लोग, ठीक है। इसका स्टेप क्या है, सो पोलराइजेशन, है ना, प्रोट्रूशन या स्यूडोपोडिया। हमने अमीबा में भी देखा था भाई, उसको खाना इंगल्फ करना होता है तो स्यूडोपोडिया लाइक झूठे पैरों की तरह क्या बना लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है मूव करने के लिए, ऐसे ऐसे करके तो चलते हैं वो, देखें, है ना। तो वो स्यूडोपोड्स टाइप के उन्होंने क्या कर लिया, मैकेनिज्म कर लिया, थोड़ा सा अपना बल्ज आउट कर लिया बॉडी को, है ना, और फिर उससे मूव हो रहा है, तो उसी को हम प्रोट्रूशन बोल रहे हैं। फिर अधेशन। अब यार जब आप आगे बढ़ोगे किसी सरफेस पे तो अधेयर भी तो होना है। तो अधेयरिंग के लिए कि आप जैसे रोड पे टायर चल रहा होता है, टायर, आप गाड़ी चला रहे हो, टायर पहले एक स्पेस पे है, सपोज़ ये गाड़ी का टायर है, अभी इस स्पेस पे है, इस स्पेस पे अधेयर हुआ है। अधेयर नहीं होता अगर यहाँ पे, अधेयर मतलब कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि परमानेंट फिक्स हो रहा है, नो, कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे कुछ तो अधेसिव फोर्स काम कर रहे होंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस काम कर रहे होंगे, इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होगा कि इसमें ग्रिप कर पा रहा हो उस चीज़ को, है ना। कुछ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, हम देख रहे होते हैं, तो वो क्या कराते हैं, ग्रिपिंग कराते हैं उसकी पर्टिकुलरली कि नहीं, है ना, सो दैट वो उससे अधेयर हो सके, या सुनो। अब ये जैसे ही आगे जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा आगे की तरफ कि नहीं होगा, अब वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो अधेशन भी हो रहा है, फिर उसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है, और फिर डी अधेशन भी हो रहा है। जैसे ही ट्रांसलोकेट हुआ तो डी अधेशन हो गया, क्लियर है। अब ये अधेशन, ट्रांसलोकेशन, डी अधेशन, ये सारी चीज़ें किस बेसिस पे चल रही हैं, तो अगेन यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन्स काम कर रहे होते हैं, क्लियर है बच्चों। अगर आप ये स्टेप्स भी लिख रहे हो तो भी आपको देखो जितने नंबर का आपका क्वेश्चन आ रहा है उसके बेसिस पे आपको क्या करना होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है, इतना तो आप समझ ही रहे होगे, है ना। अब अगर आपसे किसी MCQ वगैरह में पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटीन यहाँ पे काम कर रहा होता है अधेशन के लिए, है ना, तो वो आपको फिर पर्टिकुलर बताना पड़ेगा, समझ रहे हो।
ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इसमें। क्लियर है इतनी चीज़ें? और डिटेल में देख लो। जैसे ये हमारा हो गया कोई फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट बना दिया है ना, उससे स्टेम सेल देख लिया। ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जो ही मैं आपको बता रही थी डेवलपमेंट वाली चीज़ें। तो डेवलपमेंट की स्टेज पे ही क्या होता है, जाइगोट से 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। उसी के बेसिस पे हमारा एक स्टेज के बाद अपना ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, फिर वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है हिमेटोपोइटिक सेल्स में। हिमेटोपोइटिक सेल्स क्या करेंगे भाई, ब्लड सेल्स बना लेंगे। फिर न्यूरल सेल्स, न्यूरल स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे, न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करेंगे। फिर मीजेनकाइमल सेल्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ को फॉर्म करेंगे, बोन्स को बनाएंगे। ठीक है, मसल्स के फॉर्मेशन में काम करेंगे। क्लियर है? तो ये इनके ऐसे फंक्शंस डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो थे तो यार 2 ही सेल, अलग अलग सेल, और सोच के देखो कि इतने मल्टीपल सेल्स कैसे बना ले रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चल रहा है हमारी बॉडी में, राइट? और प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, है ना, तो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट ही हैं। फिर ये अगेन आपके एनसीईआरटी का एग्जाम फिगर है ना, जिसे आप देख सकते हो। सो एक्सटेंशन हो रहा है भाई, उसने थोड़ा सा एक्सटेंड किया अपनी बॉडी को आगे जाने के लिए। आप बढ़ोगे तो भाई पैर तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना चलने के लिए, या आगे बढ़ने के लिए आपको कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, सेल को प्रोट्रूशन करा लिया, है ना, आगे बढ़ाने के लिए। फिर थोड़ा सा उसने अधेयर भी करा लिया, ग्रिप तो चाहिए यार, गिर ना जाए कहीं, है ना। तो इसने क्या कर लिया, न्यू अधेशन बना लिया। अब ये जो पुराना अधेशन था वो तो उसको डी अधेयर करेगा कि नहीं, डी अधेयर करेगा कि नहीं करेगा। फिर ट्रांसलोकेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कोई कैटरपिलर को चलते देखा होगा आपने, तो वो ऐसे ऐसे करके ही तो चलती है। कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर आगे बढ़ेगी। कैटरपिलर ऐसे ही तो चलता है, ये सुनो। सो ये भी इसी टाइप से माइग्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये ओल्ड अधेयर जो था वो कैसा हो गया, डी अधेशन हो गया। क्लियर है बच्चों, है ना। वही हम सेल माइग्रेशंस की बात करें तो ये, और उसका जो अभी मैं आपको बता रही थी उसका डिटेल फिगर है, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रोट्रूजन जो हो रहा है वो फ्लिपोपोडिया, है ना, और लेमिलोपोडिया के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जैसे फॉर्मिन हो गया, फैसिन हो गया, ये काम कर रहे होते हैं। ये ARP23 कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या है, अपना एक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, वैसे ये भी वही है जो उनको एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव कराने का काम करते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए भाई, एनर्जी भी चाहिए होती है, राइट। तो एक ट्रेडमिल की तरह चल रहा होता है ये काम। ठीक है, फिर अधेशन के लिए भी अधेयरिंग प्रोटीन्स चाहिए। अधेयरिंग प्रोटीन्स में कौन से आ जाएंगे, आपके इंटीग्रिन्स हो गए, ECM हो गए, है ना, टैलिन हो गया, फैक्स। इतना आपको याद नहीं करना है, बट जस्ट आप एक आइडिया ले सकते हो कि अपने अंदर जो प्रोसेस चल रही हैं वो ऐसे ऐसे चल रही होती हैं। ठीक है, प्रोट्रूशन, ठीक है, अधेशन, ट्रैक्शन वही जो आप ट्रांसलोकेट कर रहे थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड रिट्रैक्शन जो आप डी अधेयर हो रहे थे, इसका वही अल्टरनेट नाम है। बाकी सेम चीज़ ही है, कोई अलग सी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है बच्चों। फिर ट्रैक्शन वाला जो हम देख रहे थे, है ना, उसमें भी जब एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिन मायोसिन क्या करते हैं, उसके मूवमेंट के लिए काम कर। जब हमारी मसल्स काम कर रही होती है ना, मसल्स के थ्रू भी हम बहुत से काम कर रहे होते हैं, उसमें जब मूवमेंट होता है तो उसमें भी यही जो अपने प्रोटीन्स होते हैं यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप बात करें रिट्रैक्शंस की या रियर होने की, रियर वही अलग होना या डी अधेयर होने की, तो उसमें भी अलग अलग प्रोटीन्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो उसको डिसेंबल करा देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आया ये माइग्रेशन। सो ये आज हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर 5 जो है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, अगेन इनकी ब्रीफिंग के लिए आ गया, कंपैरेटिव ब्रीफिंग आ गई, है ना। ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन, ठीक है, ऑटोक्राइन जो सेल्फ का हमने देखा था, पैराक्राइन आसपास वालों का जो देखा था। ठीक है, फिर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिज्म, जो हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ें आती हैं, एनाबॉलिज्म भी आता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म में हमें एनर्जी देनी होती है, कैटाबॉलिज्म से एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, देखा है। फिर टोटिपोटेंसी की बात करें और प्लूरिपोटेंसी की, इसको भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल डायग्राम्स के साथ अगर मेंशन भी कर दिया और एग्जांपल नहीं दिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी देने हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था प्लूरिपोटेंट कौन सी सेल्स होती हैं, टोटिपोटेंट कौन सी सेल्स होती हैं, आप मुझे कमेंट में बताओगे। नाउ एक्सप्लेन हाउ स्टेम सेल्स आर डिफरेंशिएट फ्रॉम ब्लड सेल्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी। ठीक है, तो उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे हो रहा था। अब आप इसमें पूरा मैकेनिज्म बता सकते हो। ठीक है, और जो की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर हाउ मैनी माइटोटिक, देखो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था वो यहाँ आप अप्लाई करो।
ठीक, हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन्स विल प्रोड्यूस 64 सेल्स आउट ऑफ अ सिंगल सेल। एक सेल से 64 सेल्स कब बनेंगे। देखो सेल तो एक ही है, 64 बनाने हैं हमें, है ना। 64 यहाँ पे रख दो आप, तो यहाँ पे हमें n को काउंट करना है, ठीक है, कि कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे। 2 क्या कर दोगे कि 6 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यस, सी भी आ गया आई गेस, ये तो है ना। 6 कर दोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 6। तो कितने डिविजन्स चाहिए आपको, 6 डिविजन्स चाहिए, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग में देखो, मैच द फॉलोइंग में आपको आ गया सेंट्रोमियर क्या होते हैं, है ना। फिर मेटाफेज, जाइगोटीन, जाइगोटीन पैकाइटीन के हमने क्या क्या स्पेसिफाई कैरेक्टर्स देखे थे, ये आप बताओ, है ना। तो इस बेसिस पे आपके मैच द कॉलम। अब ये आपको डायरेक्ट ना MCQ बेसिस पे भी पूछ सकता है। जैसे आपको ये दे दिया जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में क्या हो रहा था, है ना, वो आपको MCQ में पूछ लेगा। या आपको ये दे दिया और उसमें पूछ लिया कि ये कौन से स्टेज में हो रहा है, कौन सी फेज में चल रहा है। क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ में आ रही है। सो this is all about today's class. Thank you so much, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.